सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हमने 15 वित्त आयोग से संबंधित पक्षों को कवर करने की कोशिश की है। आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने सुझाव हमें कमेंट्स के रूप में अवश्य प्रस्तुत करें। चलिए अब हम प्रारंभ करते हैं। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करते हैं कि वित्त आयोग क्या है, क्यों बनाते हैं और क्या करता है। क्योंकि इन्हीं प्रश्नों के उत्तर से हम अपने आप को वित्त आयोग की मूल भावना के साथ में जोड़ पाएंगे और जब हम क्रियान्वयन करेंगे तो हम ज़्यादा अच्छे स्पष्ट तरीके से चीज़ों को समझ पाएंगे और परिणाम मूलक गतिविधियां संपादित कर पाएंगे। जब हम पहले प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास करते हैं कि आखिर में ये वित्त आयोग है क्या, तो जब हम थोड़ा सा पीछे की तरफ जाते हैं तो पाते हैं कि वित्त आयोग की जड़ें हमारे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 280 में निहित हैं। तो सबसे पहले तो अब यह एकदम स्पष्ट हो जाना चाहिए कि वित्त आयोग एक संवैधानिक व्यवस्था है, संविधान द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था है और संविधान का अनुच्छेद 280 ये प्रावधानित करता है कि समय समय पर वित्त आयोग का गठन किया जाएगा और वित्त आयोग उसको सौंपे गए कार्यों को संपादित करके या उसको सौंपी गई समयावधि के लिए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। अभी हमने देखा कि वित्त आयोग क्या है और अब हम ये देखने का प्रयास करते हैं कि क्यों बनाते हैं। इन तीनों स्तर पर एक संसाधनों को लेकर के सामंजस्य बनाए रखने के लिए एक ऐसा निकाय संविधान के द्वारा स्थापित किया गया है जो हमारी संघीय व्यवस्था की मांग है और संघीय व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए आवश्यक है। अब हमारी इस फेडरल या संघीय व्यवस्था में अभी हमने देखा कि 3 भागीदार थे। एक हमारा केंद्र की व्यवस्था, एक राज्य की व्यवस्था और एक स्थानीय व्यवस्था। तो इन तीनों के बीच में संसाधनों या जो टैक्सेस से जो इनकम प्राप्त होती है, करों से जो आय प्राप्त होती है पूरे भारत सरकार स्तर पर, उन करों से प्राप्त आय को इन तीनों के बीच में, केंद्र, राज्य और स्थानीय के बीच में किस फार्मूले से कितना बांटा जाएगा, किस समयावधि के लिए बांटा जाएगा, किस सेक्टर पर बांटा जाएगा, क्या प्राथमिकताएं होंगी, कैसे वो खर्च होगा, इन सभी के लिए केंद्रीय वित्त आयोग काम करता है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि अभी कौन से केंद्रीय वित्त आयोग की अनुशंसाएं प्रभावी हैं। तो अब हमको पूरी तरह से ये समझ लेना चाहिए कि अभी हम जिस व्यवस्था में काम कर रहे हैं या जिस केंद्रीय वित्त आयोग की व्यवस्था में काम कर रहे हैं वो है हमारा 15वां वित्त आयोग। इसी 15वें वित्त आयोग के साथ में हम लोग पिछले 2 सालों से काम कर रहे हैं और ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा 15वें वित्त आयोग की जो मूल रिपोर्ट है या प्रतिवेदन है उस रिपोर्ट का पहला पेज है। तो आप देख सकते हैं कि ऊपर लिखा हुआ है कि फाइनेंस कमीशन इन कोविड टाइम रिपोर्ट फॉर 21 से 26 2021 से 2026। तो यहाँ उन्होंने स्पष्ट रूप से कोविड टाइम लिखा है। जब जो रिपोर्ट बन रही थी या इसको लागू करने की शुरुआत हो रही थी तो हमारे देश में वो कोविड का खतरनाक समय था जिससे हम सभी लोग उभर के अब सामने आए हैं और ये रिपोर्ट अक्टूबर 2020 में मेन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। अगर इस रिपोर्ट को आप विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो इसके जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में हम उपलब्ध करा रहे हैं, वहाँ से आप इस रिपोर्ट को डाउनलोड करके विस्तार से पढ़ सकते हैं। अब हमें जानने की कोशिश करते हैं कि राशि बांटने का आधार क्या होता है। जब हम 15वें वित्त आयोग के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो 90% जो राशि का भार है वो जनसंख्या पर होता है और 10% क्षेत्रफल पर होता है। जनसंख्या के बारे में यहाँ स्पष्ट हो जाना चाहिए कि 2011 की जो जनगणना है उसके आधार पर जो आंकड़े हैं वही इस समय आधार रूप में स्वीकार किए गए हैं
और यहाँ आप देख सकते हैं कि अगर किसी एक ग्राम पंचायत में 1 गाँव है और जनसंख्या उसकी अगर मान के चलिए 2000 है और किसी एक ग्राम पंचायत में अगर 5 गाँव हैं, उसकी भी जनसंख्या अगर 2000 है, तो निश्चित तौर पर उस 5 गाँव वाली ग्राम पंचायत की जनसंख्या कम बराबर होने के बाद भी चूँकि उसके पास क्षेत्रफल अधिक है, इसलिए उसको राशि अधिक मिलेगी। तो हमको यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि किसी भी प्रकार से आप स्वयं भी राशि की गणना कर सकते हैं। इसमें ये निश्चित है जो अगले पूरे वित्त आयोग की अवधि के लिए आपको प्राप्त होगी। अब हमने यह देख लिया कि राशि किस आधार पर मिलती है। अब हम यह देखने का प्रयास करते हैं कि हमारी पंचायत व्यवस्था में किस स्तर पर कितनी राशि प्राप्त होती है। तो जब हम ये मान के चलें कि अगर 100 रुपया 100% को जब 3 हिस्सों में बाँटते हैं, तो जो भी आवंटन प्राप्त होता है, उसका 5% सभी जिला पंचायतों के मध्य बँटता है और 10% सभी हमारी जनपद पंचायतों के मध्य और बाकी बचा हुआ 85% सभी ग्राम पंचायतों के मध्य। यहाँ आपको इस तरह से देखना होगा कि चूँकि जो निकाय जितने ज़्यादा हैं, हमारी आज की स्थिति में जिला पंचायतें केवल हमारे पास 52 हैं, ठीक है? हमारे पास जनपद पंचायतें आज की स्थिति में 313 हैं और ग्राम पंचायतें हमारे पास 23,012 नवगठित को मिला करके हमारे पास आज की स्थिति में हैं। तो जो जितना संख्या जिसकी ज़्यादा है, उसको राशि उसी अनुपात में प्राप्त हो रही है। अब हम बात करते हैं कि 15वें वित्त आयोग की राशि कितने भागों में प्राप्त होती है या उसका कितने स्वरूपों में प्राप्त हो सकती है। तो हमने इसमें बताने की कोशिश की है जैसा कि आप अभी देख पा रहे हैं कि एक हिस्सा है टाइड मतलब बंधा हुआ, एक है अनटाइड। बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपको कुछ पैसे दिए जाएँ और कहा जाए कि भई आप इससे केवल यही काम करेंगे और ज़रूर करेंगे और आपको बाँध दिया गया, वो टाइड हो गया और कुछ पैसे आपको इसलिए दिए गए कि अब इससे आप अपने हिसाब से जो आप निर्धारित करें उसके हिसाब से काम कर सकते हैं। ये ज़रूरी क्यों हुआ? तो ये 14वें वित्त आयोग तक की व्यवस्था नहीं थी टाइड अनटाइड की। ये व्यवस्था 15वें वित्त आयोग ने दी। तो 15वें वित्त आयोग ने अपने अध्ययन अवधि में वित्त आयोग हमेशा जब गठित होता है तो वो पूरे देश का दौरा करता है, अलग-अलग लोगों से फीडबैक लेता है, तो उसने पाया कि कुछ ऐसी प्राथमिकताएँ हैं जिनको उन्होंने कहा राष्ट्रीय प्राथमिकताएँ हैं और उन राष्ट्रीय प्राथमिकताओं पर अनिवार्य रूप से काम हो इसलिए उसके लिए कुल आवंटन के 60% राशि को बाँध दिया गया। कि भई हमारा जो भी आवंटन प्राप्त होगा वो 60% उन राष्ट्रीय प्राथमिकताओं पर खर्च होगा और 40% आप अपने स्थानीय प्राथमिकताओं पर खर्च कर सकते हैं। हम आगे चल के ये देखने वाले हैं कि 60% में कौन-सी राष्ट्रीय प्राथमिकताएँ शामिल थी और 40% में क्या कार्य करने के बारे में कहा गया है। अब देखिए, इस समय हम लोग जो टाइड है, बंधा हुआ है, उस पैसे के बारे में बात कर रहे हैं, उस धनराशि के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमने अभी देखा था कि जो कुल आवंटन का 60% टाइड में प्राप्त होता है। अब वो 60% भी 2 अलग-अलग हिस्सों में है। मतलब हम यूँ कह सकते हैं कि 50% एक गतिविधि पर या एक राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के ग्रुप पर और दूसरा दूसरे राष्ट्रीय प्राथमिकताओं ग्रुप माने उसमें गतिविधि शामिल है। किस तरीके की गतिविधियाँ? पहले ग्रुप में शामिल है स्वच्छता संबंधी गतिविधियाँ और दूसरे ग्रुप में शामिल है पेयजल संबंधी गतिविधियाँ। तो इस प्रकार से टाइड या बंधा हुआ या टाइड मद जिसको बोलते हैं, उस राशि का कुल हिस्सा 60% है। उस 60% को फिर 2 हिस्सों में बाँटते हैं, तो 50% स्वच्छता संबंधी गतिविधियों में और पेयजल संबंधी गतिविधियों 50% हो जाता है। जब इसी को हम कुल आवंटन के 100% के अनुसार देखने की कोशिश करते हैं, तो फिर ये इस तरह से ये 30% 40% हमारा अनटाइड में चला गया तो 30% यहाँ बचता है और 30% यहाँ हो जाता है। तो जब 100% के अनुसार देखते हैं कुल राशि का तो ये दोनों में 30-30 प्रतिशत हो जाता है और जब हम टाइड के अंदर देखते हैं तो ये 50-50 प्रतिशत हो जाता है। तो जब कोई कुल आवंटन का 30% स्वच्छता संबंधी गतिविधियों पे खर्च करने की बात करता है तो वो भी सही होता है और कोई ये कहता है कि टाइड मद का 50% तो वो भी सही होता है। तो अब हम बात करते हैं अनटाइड या खुली हुई राशि के संबंध में।
अभी तक हम स्पष्ट कर चुके हैं कि कुल आवंटन का 40% अनटाइड के रूप में रहता है और जो भी 40% राशि अनटाइड के रूप में प्राप्त होती है, उसी राशि में से 90% जो है वो आपके अन्य अधोसंरचनात्मक कार्यों के लिए है और 10% तकनीकी और प्रशासनिक कार्यों के लिए। अन्य अधोसंरचनात्मक कार्यों में जो मुख्य रूप से वो कार्य जो स्वच्छता संबंधी गतिविधियों और पेयजल संबंधी गतिविधियों में नहीं सम्मिलित हो रहे हैं, वो इन अन्य अधोसंरचनात्मक कार्यों में है और 10% तकनीकी प्रशासनिक मद जो है इसमें आपके कार्यालय के कुछ कार्यालयीन व्यय हैं, कंप्यूटर संबंधी व्यय हैं और कुछ तकनीकी सहायता लेनी है किसी व्यक्ति की, उससे संबंधित है। यहाँ पर अभी हमने जो 3-4 चीज़ें देखी हैं कि स्वच्छता संबंधी गतिविधियाँ कौन-सी होंगी, पेयजल संबंधी गतिविधियाँ कौन-सी होंगी, ये अन्य अधोसंरचनात्मक कार्य कौन से होंगे, तकनीकी और प्रशासनिक व्यय कौन से होंगे, इनके संबंध में विस्तार से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। वो सभी दिशा निर्देश हमारे प्रदेश के पंचायत ग्रामीण विकास विभाग के पंचायत दर्पण पोर्टल पर उपलब्ध है। अभी उस पोर्टल पर जिस जगह पर ये सारे निर्देश उपलब्ध हैं, उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। तो जब आप यहाँ से देखने के बाद में विस्तार से जानना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन से जाकर के उन दिशा निर्देशों को डाउनलोड करके विस्तार से पढ़ सकते हैं। एक बार फिर से हम इस तस्वीर पर नज़र डालते हैं। यहाँ पर एक प्रश्न है जिसका अभी उत्तर नहीं मिला है कि ये जो टाइड और अनटाइड में राशि प्राप्त होती है, ये कितनी बार में प्राप्त होती है? तो जो टाइड मद के अंतर्गत राशि प्राप्त होती है, 1 साल में 2 बार प्राप्त होगी मतलब 2 किस्तों में फर्स्ट किस्त और सेकंड किस्त और इसी तरह से अनटाइड में भी 2 बार प्राप्त होती है। एक पहली किस्त और दूसरी किस्त। तो अभी आप पाएँगे कि आपके बैंक अकाउंट में टोटल 15वें वित्त आयोग की राशि 1 वर्ष में 4 बार प्राप्त होगी, उसमें 2 बार टाइड की होगी और 2 बार अनटाइड की होगी। अब हम देखते हैं कि पंचायतें ऐसा क्या करें जिससे कि उनको ये राशि पूरे अवधि के लिए जब तक 15 वित्त आयोग प्रभावी है, आने वाले समय के लिए बिना किसी बाधा के प्राप्त होती रहे। यहाँ जब हम पंचायतों की बात कर रहे हैं तो इसमें जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत तीनों शामिल हैं और जो अभी व्यवस्था बनाई गई है भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा, उसके अनुसार एक तो तीनों ही लेवल के लिए हम जिसको बोलते हैं डीपीडीपी, बीपीडीपी और जीपीडीपी, ग्राम पंचायत की विकास योजना है, जिला पंचायत की, जनपद पंचायत की विकास योजना अनिवार्य रूप से तैयार की जाए। सभी विकास योजनाएं पोर्टल पर ऑनलाइन हो, उसके अंतर्गत जो थीमेटिक या अलग-अलग विषय पर आधारित गतिविधियां चिन्हित की गई है, वो सभी ली गई हों। तो सबसे पहले तो ग्राम पंचायत विकास योजनाओं या त्रिस्तरीय पंचायतों की विकास योजनाओं को बनाया जाना अनिवार्य है। उसके बाद दूसरा है कि जो भी व्यय हो रहे हैं, वो पूरी तरह से ऑनलाइन हो, ई ग्राम स्वराज पोर्टल से हो। ये सबसे अच्छी बात ये है कि हमारे प्रदेश में ये एक गतिविधि और एक दोनों गतिविधियां लगभग 100% हम लोग कर रहे हैं। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है और जो चिंताजनक बात है, वो है ऑडिट ऑनलाइन। ऑडिट ऑनलाइन एक व्यवस्था बनाई गई है, इसके पीछे उद्देश्य वित्तीय अनुशासन और पारदर्शिता भी है कि जो भी व्यय इस व्यवस्था से, इस प्रक्रिया से किया जाएगा, उसकी ऑडिट की व्यवस्था भी ऑनलाइन होगी। उसी उसी को ऑडिट ऑनलाइन कहते हैं। एक व्यवस्था है जो ई ग्राम स्वराज पोर्टल के साथ में ही जुड़ी हुई है। अभी तक इसमें केवल ये था कि पिछले वर्षों में एक 20 से 25% का आंकड़ा निर्धारित था कि अगर वो हो जाता है तो आपको राशि प्राप्त हो जाएगी। लेकिन अब जो 1 अप्रैल से वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने वाला है 23-24, इस वित्तीय वर्ष में अगर आपको राशि प्राप्त करनी है तो आपको ऑडिट ऑनलाइन की कार्यवाही पूर्ण करनी ही होगी और इसे पूरा करने की जो समय सीमा पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा निर्धारित की गई है, वो है 30 जून और 30 जून 2023 के पहले सभी पंचायतों को अपना ऑडिट ऑनलाइन काम पूर्ण करना होगा, तभी उनको 23-24 की राशि प्राप्त होगी और सबसे ज़्यादा चिंताजनक बात है कि अभी हमारी जो प्रगति है, लगभग 4% की है। इसको 100% तक ले जाना है। इसके संबंध में विस्तार से अन्य कार्रवाइयाँ प्रारंभ हुई और हम
आने वाले समय में बहुत जल्दी ही ऑडिट ऑनलाइन की पूरी प्रक्रिया पर एक वीडियो बना करके आपके साथ में साझा करेंगे। ऑडिट ऑनलाइन की जो प्रक्रिया है उसके संबंध में निर्देश हैं, वो हम उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे सकते हैं। आप उसको एक बार से पढ़ लीजिएगा और इस पर गंभीरता से कार्रवाई करने की आवश्यकता है। इस प्रकार से हमने आज के इस वीडियो में कोशिश की थी कि हमारे जितने भी पंचायत प्रतिनिधि हैं या इस 15 वित्त आयोग के क्रियान्वयन से जुड़े हुए हमारा प्रशासनिक अमला है, सभी इसके बारे में अवगत हो सकें। और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल हेलो पंचायत को सब्सक्राइब करने के लिए अन्य सहयोगियों और पंचायतों को भी प्रेरित करने का अनुरोध है। हम इसी तरीके के वीडियो निरंतर लाते रहेंगे, उसके लिए आपके सहयोग की अत्यंत आवश्यकता है। अगले वीडियो तक हम अब आज आपसे विदा लेते हैं। सभी को फिर से नमस्कार।